राजेश बादल सर, जिस तरह से सरकार जिस तरह से मोदी जी कहते हैं हमारी गारंटी, और जिस तरह से जब चुनाव आने होते हैं तो गारंटी कुछ ज्यादा ही दिखाते हैं, लेकिन किसानों के प्रति क्यों गारंटी वो नहीं दे रहे हैं? किसान क्यों इतना ज्यादा आंदोलन कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं? इनकी गारंटी क्यों नहीं ले रही मोदी जी? धन्यवाद सुष्मिता जी। देखिए, जो मौजूदा आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, और इसको लेकर के असंवेदनशीलता जिस तरह से दिखाई जा रही है, वो हमारे लोकतंत्र पर एक बहुत ही करारा तमाचा है। तमाचा मैं इसलिए कहूंगा कि आज पूरे विश्व में भारत के कृषि उत्पादनों की धूम है। भारत के जितने भी, चाहे वो दूध उत्पादक किसान हो, चाहे वो गेहूं उत्पादक किसान हो, चाहे वो दलहन उत्पादक हो, चाहे वो कोई भी, मतलब कितना एक्सपोर्ट होता है। एक जमाना था जब हम अपने दाने दाने को तरसते थे, एक गिलास दूध के लिए बच्चे तरसते थे। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में जब हरित क्रांति और श्वेत क्रांति हुई और नरीमन बोरलाग को मैक्सिको से लाया गया, तब हम दुनिया भर में कृषि उत्पादनों में कई मामलों में सिरमौर बने हुए हैं। तो ये मत सोचिए कि जब उस देश के किसान अगर सड़कों पर उतर आते हैं और एक 5 वर्ष के अंदर 2 बार उनको आंदोलन करना होता है, और एक बार तो आंदोलन समूचे गांधीवादी तरीके से साल भर चलता है, हिंसक नहीं होता है, और उसके बाद भी आप उसको जो है नहीं, जो अपने वादे हैं उन पे आप पूरा नहीं करते हैं, तो ऐसा लगता है कि, और दूसरी बार फिर उतरते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेश नीति वालों बनाने वालों के लिए भी ये बड़ी चिंता की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की भारत की छवि बनती है कि ये भारत जो कृषि उत्पादन इतने एक्सपोर्ट करता है, वही भारत अपने अन्नदाताओं के साथ किस तरह से सुलूक करता है। देखिए, मैं किसी आंदोलन के खिलाफ नहीं हूं, और मैं ये नहीं कह, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में लोकतंत्र और आंदोलन, आंदोलन यानी असहमति का आंदोलन, यानी सरकार जो कर रही है उससे असहमत होने का अधिकार। तो लोकतंत्र में कोई आंदोलन, कोई सत्याग्रह, गांधी जी का जो सत्याग्रह था वो क्या था? यही तो था। यही अधिकार तो महात्मा गांधी ने हमको दिया है। तो जब आंदोलन पर लोग उतरते हैं तो हमें गांधी याद आते हैं, हमें उस लोकतंत्र की बुनियादी शर्त याद आती है कि आपको अपनी बात रखने का हक है। अब ना उनकी मांगों पर संसद में चर्चा होती है, किसान कानून बन जाते हैं, ना उनकी मांगों पर या उनके आंदोलन पर साल भर चलता है कोई अलग आयोग बनता है, ना उनको न्यायालयों से न्याय मिला है, ना संसद में प्रतिपक्ष की राय सुनी गई है, ना सर्वानुमति जो ऑल पार्टी मीटिंग होती है कभी किसानों के मसले पर उस तरह से बुलाई गई है। तो बेचारे जाएं तो जाएं कहां? ये इस आंदोलन की तुलना आप मान लीजिए, जैसे शिक्षक आंदोलन करते हैं, डॉक्टर आंदोलन करते हैं, या बैंकर आंदोलन करते हैं, या रेल कर्मी आंदोलन करते हैं, उन आंदोलनों से इस आंदोलन को आप जोड़कर नहीं देख सकते। यह आंदोलन भारत की पहचान, आप हम सब यहाँ जो बैठे हैं, हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और अगर कृषि प्रधान देश है तो हम क्या उसकी पहचान के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? हम उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? कैसे, किन हालातों में इस देश को एक जमीन से उठा करके, सिफर से उठा करके शिखर पर लाया गया है, उस संघर्ष की दास्तान अभी हमारा ये देश नहीं जानता। और मैं देख रहा हूं कि 2 दिन से सुष्मिता जी, व्हाट्सएप पर एक अजीबोगरीब सा संदेश चल रहा है। उस संदेश में ये है, जो जाहिर सी बात है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का बचाव कर रहा है, किसान आंदोलन की खिलाफत करता है, तो वो संदेश बहुत व्यापक फैलाया जा रहा है। उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर अन्न उपजाता है तो हम भी करदाता हैं, हम भी कर दे करके सरकार का खजाना भरते हैं। जो पेट्रोल देता है पेट्रोल पंप वाला, वो ईंधन दाता है। जो कपड़ा बेचता है वो कपड़ा दाता है। जो गाड़ी देता है वो गाड़ी दाता है। तो अगर हम इन सेवाओं से जोड़कर कृषि के क्षेत्र को देखेंगे तो माफ कीजिए, ये बहुत खतरनाक और एक गंभीर चेतावनी है हमारे लोकतंत्र और हमारी अंतरराष्ट्रीय छवि के लिए। और इस पर मुझे लगता है कि हमें
बहुत गहराई से सोचना होगा। अभी हमारे राजेश ठक्कर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये सरकार असंवेदनशील है, सुनती नहीं है। ना सुनिए आप, कभी घड़ा भरता है, आप कब तक नहीं सुनेंगे। पिछली बार 8 या 9 दौर की बातचीत हुई थी जब पिछली बार आंदोलन हुआ था, और 1-1.5 साल तक माननीय प्रधानमंत्री को संयुक्त किसान मोर्चे ने एक चिट्ठी लिखी थी और अपना मांगों का एक मांग पत्र दिया था, कुछ नहीं हुआ। तो दुर्भाग्य से हुआ यह है कि हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल में अब इतना साहस नहीं है, मंत्रियों में इतना साहस नहीं है कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने साफ दूध का दूध और पानी का पानी रख सकें। नीति बदलती हैं। अगर कोई नीति में खराबी हो तो बदली जाती है, एक बार नहीं कई बार बदली जाती है। लेकिन अगर कोई उस पर विचार ही ना करे तो आप ऐसी क्रूर और भयानक रवैये को आप क्या कहेंगे। अभी हम आगे और मैं बात रखूंगा, मुझे लगता है कि अभी इस प्रथम चरण में इतना ही। जी, राजेश बादल सर, आपका क्या कहना है? ये सुनीता जी, ये बहुत गंभीर बात हमारी चर्चा में अब तक निकल के आई है, और जिस ओर इशारा सुनील जी ने किया है कि किसान को आखिर आप देते क्या हैं। अगर आप न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं दे सकते तो फिर किसान की भलाई है कहाँ। बहुत मुझे याद है, स्पष्ट याद है कि जब किसान आंदोलन पिछली बार शुरू हुआ था, उस समय तक न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं का 1975 रुपए था, और 1975 रुपए भी किसानों को उस वक्त नहीं मिल रहा था। उस समय उन्होंने किसानों ने व्यापारियों को 1720 रुपए प्रति क्विंटल अपना अनाज, या 1700 रुपए क्विंटल अनाज अपना गेहूं बेचा था, और 250 क्विंटल पर 62,500 के आसपास का 62,500 का नुकसान उनको हुआ था। और आप देख लीजिए कि ये एक छोटे से गांव या एक कस्बे का आंकड़ा हो सकता है कि 250 क्विंटल का उत्पादन हो और 62,000 का नुकसान हो जाए। आप ये देखिए, जब पूरे देश में इस तरह से होगा, जहां भी गेहूं, हम केवल एक फसल की बात कर रहे हैं, गेहूं की, तो गेहूं की फसल में जब एक इलाके में 62,500 रुपए 250 क्विंटल पर नुकसान होगा, आप कल्पना करिए कि लाखों की तादाद में, जब लाखों एकड़ में जब कृषि उत्पादन होगा, गेहूं उत्पादन होगा, तो उसमें कितना नुकसान होगा। किसान को दे क्या रहे हैं आप। मैं एक और बात बताता हूं कि किसान आंदोलन, ठीक है, किसान कानून वापस हो गए, अब किसान वापस हो गए, कानून वापस हो गए, लेकिन जो उनके जो प्रावधान थे, वो किसने आज तक अध्ययन किया है कि वो प्रावधान सीधे तौर पर भी लागू हो गए। किसान अपनी फसल उगाता है, बेचता है, वो स्टोर नहीं करता है। आपको याद होगा, किसान कानून में एक प्रोविजन ये था कि किसान जो बड़े पूंजीपति हैं, मतलब बड़े बड़े धन्ना सेठ, जो जो किसानों जिनमें उनको स्टोरेज का जो है बड़ी छूट दी गई थी, और वो इस तरह से कृषि उत्पादन का बाजार का मूल्य नियंत्रित कर सकते थे। आज जो महंगाई, किसी को कोई समझ में नहीं आता, कोई बारिश नहीं होती, कोई बर्फ नहीं गिरती, कोई सूखती नहीं है तेज धूप में फसल, और दाम महंगे हो जाते हैं, अपने आप गिर जाते हैं। आपने कभी गौर से मंडी के दाम और बाजार के दाम देखे? मैं एक उदाहरण देता हूं केवल, कि हफ्ते भर पहले लहसुन के दाम 200 रुपए किलो थे, और आज 600 रुपए किलो के पार हो गए। अरे एक हफ्ते में कौन सा ऐसा जादू की छड़ी घुमा दी गई है कि वो 600 रुपए क्यों हो गए? क्योंकि कहीं एक बैठा रिमोट कंट्रोल है, जिनके पास वो स्टोर है कि टमाटर जो है आज 10 रुपए किलो बिक रहा है, आज रोक लो, अब 40 रुपए कर दो, अब 50 रुपए कर दो, अब 150 रुपए कर दो, अब 50, फिर वापस 50 पे ले आओ। तो वो किसी का मुनाफा आराम से सबको अपना लाभांश तय करने का जिस तरह से बेजा और मनमाना हक पूंजीपतियों को मिल गया है, वो चिंता की बात है। किसान केवल एक बात नहीं करते, अरे हमने मान लिया कि वो खालिस्तानी है, हमने मान लिया कि देशद्रोही है। अरे तो हमने पंजाब का वो खालिस्तानी आंदोलन का जब चल रहा था, आतंकवाद, तब भी हम पत्रकार थे और हमने तब भी कवरेज किया था। तब तो वो खुल के कहते थे कि हमें खालिस्तान बनाना है। अगर इन्हें खालिस्तान बनाना है तो ये एमएसपी का उदाहरण क्यों देते भाई? अपने लिए एमएसपी का पैसा क्यों मांगते? वो तो फिर हथियार लेके आपके संसद में नहीं घुस जाते, फिर वो आपके देश की सिस्टम को चुनौती नहीं देते। कितनी मुश्किल से उस खालिस्तानी आंदोलन को हमने एक प्रधानमंत्री की शहादत को देखा है,
और किस तरह से उस आंदोलन को कंट्रोल किया गया है। आप इतनी आसानी से जबान से शब्द निकाल देते हैं, जो आंदोलन मर चुका है उस आंदोलन को फिर से आप जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो या आप ये देश के साथ शरारत कर रहे हैं, या देश के साथ दुश्मनी निकाल रहे हैं, या देश के साथ कोई बहुत भलाई कर रहे हैं आप। ये तो एक चीज तो ये है। दूसरी चीज मैं आपको एक और उसका मान लीजिए कि चलिए, एक तो खालिस्तानी वाली बात मैंने बता दी। अगर हम कल्पना के तौर पे मान लें कि इसमें कनाडा का हाथ है, क्योंकि कनाडा के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं है, तो कनाडा षड्यंत्र कर रहा है कि चूंकि पंजाब और हरियाणा के बहुत सारे लोग कनाडा में गए हुए हैं, इसलिए आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि इसमें कनाडा का हाथ हो सकता है। अगर ये हाथ है तो दुनिया भर में इस समय जितने देश गेहूं उत्पादक देश हैं, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, ब्राजील हो गया, मैक्सिको हो गया, या वो सारे देश जो गेहूं उत्पादन में बहुत अच्छी स्थिति रखते हैं और जो भारत से ईर्ष्या रखते हैं कि भारत का गेहूं उत्पादन इतना अधिक क्यों है, तो भी तो चिंता आपको होनी चाहिए कि कनाडा अगर ऐसा कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। हमें तो तत्काल किसानों की मांगों को मान के और एक सम्मानजनक हल निकालना चाहिए। चुनाव सिर पर हैं, आप राउंड पर राउंड लगाए जा रहे हैं, राउंड पर राउंड वार्ताओं के लगाए जा रहे हैं। पिछली बार भी 9 राउंड वार्ता हुई थी, इस बार भी अब देखिए 2 वार्ताएं हो रही हैं, हो चुकी है। अब आगे कितनी वार्ताएं होती है, लेकिन तब तक इस देश के गेहूं निर्यात का कितना नुकसान हो चुका होगा ये, और नई फसल अभी 2 महीने में आ जाएगी, अप्रैल में आ जाएगी। तो आप किसका भला कर रहे हैं? आप देश का नुकसान कर रहे हैं या देश का भला कर रहे हैं? ये एक सोचने वाली बात है। और एक और बात मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए कि ठीक है, हम बड़े देश हैं, 140 करोड़ की आबादी है, हम भुगत लेंगे कि जो नुकसान होगा। अगर कोई देश हित का कोई कदम होता, जिस नुकसान को आप रोक सकते हैं उसको भी नहीं रोकना चाहते। आखिर इस आंदोलन से नुकसान किसका हो रहा है? देश के निर्यात का नुकसान हो रहा है, देश के उत्पादन का, कुल उत्पादन का नुकसान हो रहा है, क्योंकि किसान अपनी खेतों में नहीं जा रहे हैं, उनका अपना माल नहीं निकाल रहे हैं, उनका फसल नहीं निकाल रहे हैं, उनका मूल्य नहीं मिल रहा है, उनका पैसा रुका पड़ा है, तो उत्पादन भी थम गया है। उत्पादन थम गया है तो उसका निर्यात पे असर पड़ेगा, तो उत्पादन का नुकसान हो गया। मानव श्रम जो हम रचनात्मक कार्यों में लगाते, लाखों करोड़ों घंटों का, वो हम सड़कों पर अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने पिताओं को, अपने चाचाओं को आंदोलन करते देख रहे हैं। मानव श्रम का करोड़ों घंटों का नुकसान हम देख रहे हैं। क्या ये नुकसान नहीं है? फिर उसको रोकने में जो अफसरशाही है, नौकरशाही है, पुलिस है, प्रशासन है, वो लगा हुआ है। वो उसके पास नियमित काम का बोझ अलग बना हुआ है, लेकिन वो इसको कंट्रोल कर रहा है। तो एक किस्म से आप ये अराजकता की ओर इस देश को ले जा रहे हैं, जो बहुत नुकसान की बात है, बहुत बहुत गंभीर चेतावनी। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। कोई भी निर्वाचित हुकूमत, कोई भी निर्वाचित हुकूमत कितनी बड़ी तानाशाह हो जाए, फौजी हुकूमत से क्रूर तो नहीं हो सकती ना। फौजी हुकूमत सबसे क्रूर होती है, सबसे तानाशाह होती है, जिसने भुट्टो तक को जो है फांसी पे सार्वजनिक तौर पे लटका दिया था और दुनिया के कुछ पत्रकारों को बुलाया था कि आओ देखो, हमारी हुकूमत भुट्टो को इस तरह से फांसी पर लटकाती है, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को। मैं एक उदाहरण बताता हूं उस फौजी हुकूमत का भी क्या हुआ था। जब अवाम सड़कों पर आती है, जब लोकतंत्र सड़कों पर आता है, तब उस अवाम का अवाम क्या हाल करती है उस फौजी हुकूमत का। अयूब खान का आपको याद होगा, 11 साल की सैनिक शासन के बाद 1969 में क्या हुआ था। नौकर, ये इसी तरह से हुआ था। उत्पादन घटा था, कृषि उत्पादन घटा था, महंगाई बढ़ी थी, तानाशाही बढ़ी थी। इसका सबका नुकसान ये हुआ कि ये गुस्सा भरता गया और पाकिस्तान जैसे मुल्क में अवाम हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में सेना के खिलाफ हो गई। और हुआ क्या? अयूब खान को देश छोड़कर भागना पड़ा। जी, ये सच कहानी है, और जो ये बताती है कि फौजी हुकूमत भर भी लोगों के गुस्से से, अवाम के गुस्से से, अगर ये बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, तो या तो फिर इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई ईवीएम का खेल है जो हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। कोई भी आंदोलन कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। पंजाब में, हरियाणा में अगर हम ये भी मान लें कि आम आदमी जैसे भी आएगा, भगवंत सिंह मान पीछे हैं, अरे भगवंत सिंह मान पीछे हैं तो क्यों नहीं रहे भाई?
पंजाब का कृषि उत्पादन सारे देश में सिरमौर रहा है, तो पंजाब की निर्वाचित हुकूमत जो संविधान की शपथ लेती है, अगर मैं कहता हूं अगर वो हुकूमत भी किसानों का आंदोलन करा रही तो इसमें नुकसान क्या है? अगर वो हुकूमत किसानों का भला चाहती है तो उसमें नुकसान क्या है? क्यों नहीं होना चाहिए? तो अगर भगवंत सिंह मान हो या हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी, इस बार आप देखिएगा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी क्या असर करती है। ये एक एक मुझे ऐसा लगता है कभी कभी तो कि एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है उस इलाके में जहां की कांग्रेस ताकतवर रही है, और हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, हिमाचल हुआ, जहां जहां पे आसपास का जो किसानों का एक, या दिल्ली है, वहां पर आम आदमी पार्टी के रूप में एक ऐसा प्रतिपक्ष को मजबूत बनाओ जहां से कांग्रेस का पूरा सफाया हो जाए। मैं एक काल्पनिक सियासी तस्वीर पेश कर रहा हूं, लंबी तस्वीर, कि भाई ठीक है, हरियाणा में तो पिछली बार आपको याद होगा कि बीजेपी ने अपने उस दल के साथ मिलकर के लड़ाई थी पिछली बार, जिस दल के खिलाफ वो चुनाव लड़ी थी, तो पक्ष और प्रतिपक्ष ने मिलकर सरकार बनाई थी, जैसे पाकिस्तान में हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि वहां उस जमीन पर तीसरी बार सत्ता में आने के लिए खतरा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी है, अकाली दल उनके साथ नहीं है अभी फिलहाल, अभी आगे क्या होगा हम नहीं जानते। तो उसका एक राजनीतिक अर्थ ये भी है कि पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, दिल्ली में अगर कांग्रेस मजबूत हो रही है तो वो भी नहीं होने देंगे। इस तरह की जो तमाम जो साइड इफेक्ट्स हैं, जिसको कहते हैं, लोकतंत्र में बड़े खतरनाक होते हैं। और कई बार मैं जो बार बार रिपीट करता हूं कि जो तीर आप दूसरों पर मारते हैं, दूसरों पर सियासत में लगाते हैं, वो तीर आपके ऊपर भी उलट कर लगते हैं। जब नौकरशाही ये देख लेती है, जब मंत्रिमंडल ये देख लेता है कि हमारे बोलने का कोई असर नहीं है, नौकरशाही ये देख लेती है कि हमारे सच पक्ष को रखने का कोई असर नहीं है, तो नौकरशाही खामोश होकर बैठ जाती है, मंत्री खामोश होकर बैठ जाते हैं, सांसद खामोश होके बैठ जाते हैं, और तब इस देश का लोकतंत्र बचाना मुश्किल हो जाता है। जी सुष्मिता जी।